वेलकम एवरीवन, वेलकम टू जेआरएस मंत्रा। आई एम रजनीश। तो जहां पे क्वेश्चन को छोड़े थे उसके बाद से ही हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। देखो हम लोग क्या किए ना, ध्यान से सुनना। ये जो सेक्शन चूज किए हैं, ये सेक्शन उस मोमेंट के लिए जो उसके ऊपर अप्लाई हो रहा था। कौन सा मोमेंट बाबू? जो 60 किलो न्यूटन यूडीएल के लिए आया था, उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। देखना छोटू, अच्छे से समझना। ये जो यूडीएल लग रहा है यहाँ पे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, कितना का लग रहा था? तो सर ये जो लोड लग रहा था वो 60 किलो न्यूटन का ऊपर से लोड लग रहा था। उस लोड को रोकने के लिए जो हम सेक्शन चूज किए हैं वो ISLB 350 है। बोले कि ये वाला ना एकदम बाहुबली है, पूरा उसको रोक लेगा। आ रहा है समझ में? तो 350 उसका पूरा लिख दिए। कुंडली निकाल के देखो, ये चीज है, वो कहां से मिला है? कुंडली। तो कुंडली जो इसका मिला है वो मिला है हम लोग का स्टील टेबल से। अरे ठीक है, देखो अब हम लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये बीम जो है क्या शियर में भी सेफ है क्या? हम लोग को तो पता चला कि इस मोमेंट को रोकने के लिए इतना शियर और डिफ्लेक्शन दो काम करेंगे, कहानी खत्म। आ रहा है इतना बात समझ में? तो पहले तो देखो बच्चा, ये नीचे वाला बीम कौन सा था ये हम लोग को पता नहीं था। ये बॉटम वाला जो बीम है, ये बीम कौन सा था ये हम लोगों को पता नहीं था। लेकिन अब जो ये बीम हम लोग चूज किए हैं, ये ISLB 350 है। कौन सा बीम है? तो ये जो बीम चूज किए हैं वो ISLB 350 है। और ऊपर जो लोड लग रहा था वो 60 किलो न्यूटन का लग रहा था। अरे हाँ कि ना? तो ये जो बीम है, ब्लू कलर का जो बीम है, ये बीम का लोड भी होगा ना कुछ। अगर हम यहाँ पे लिखे तो ये बीम का लोड है, वो भी कुछ अब यहाँ पे आएगा। और बीम का लोड है वो 0.485 किलो न्यूटन पर मीटर है। ये डेड लोड में आएगा। सेल्फ वेट ऑफ द बीम इज कंसिडर्ड एज डेड लोड। डेड लोड में आएगा बाबू। तो अब इन दोनों लोड को आपको जोड़ना पड़ेगा। आ रहा है इतना बात समझ में? इसमें 0.485 को आप इसमें ऐड कर दो, ठीक है? तो टोटल जो लोड हो जाएगा यहाँ पे, टोटल लोड, उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? जो टोटल लोड इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू? 60 किलो न्यूटन और प्लस ये वाला लोड। ये तो अप्लाइड लोड है, तो फैक्टर्ड लोड होगा 1.5 गुने 0.485। ये दोनों को आप जोड़ दो, इसको आप ऐड कर दो किलो न्यूटन पर मीटर, और प्लस इसको आप ऐड कर दो किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये तो अप्लाइड है ना, दिस इज द वर्किंग लोड, अप्लाइड लोड। तो डिजाइन लोड हम लोग को लेना पड़ेगा ज्यादा, 1.5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.485 कितना वैल्यू आ गया? तो सर ये वैल्यू जो आया है टोटल लोड का वैल्यू, लिख देते हैं यहाँ पे। टोटल लोड का जो वैल्यू है वो वैल्यू है 60.73 किलो न्यूटन, लगभग इतना आ जाएगा, 73 किलो न्यूटन पर मीटर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल लोड। उम्मीद है यहां पे समझ में आया होगा आपको। ठीक है, लिखो इतना, ये लोड लग रहा है। चलो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। टोटल लोड का वैल्यू है 60.73 किलो न्यूटन है। जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो, आगे का कॉन्सेप्ट है वो आपको हम बता रहे हैं। उम्मीद है इतना लिख चुके हो। देखो अब यहां से आपको कुछ करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन इसके पहले हम लोग जो ये लगा रहे थे कैलकुलेशन ऑफ बेंडिंग मोमेंट। अच्छा, बेंडिंग मोमेंट के बाद हम लोग क्या किए थे? स्टेप 3 में हम लोग को क्या निकालना था? जेड रिक्वायरमेंट, ZP रिक्वायर्ड। स्टेप 3 में देखो ZP रिक्वायर्ड ही निकाले हो ना। ZP देख लेते हैं यहाँ पे, ZP रिक्वायर्ड, ये जो आया था स्टेप 3 में था। क्या हम लोग किए थे? कैलकुलेशन ऑफ ZP रिक्वायर्ड स्टेप 3 में। स्टेप 4 में था सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। स्टेप 4 में क्या था? सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। लिख देते हैं यहाँ पे, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, ZP रिक्वायर्ड स्टेप 4। ये सब लिखते चलना, आपको ना बाद में ये फायदा करेगा। यहाँ पे स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है सिलेक्शन ऑफ SELE, सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। सिलेक्शन ऑफ सेक्शन, सेक्शन को करना कहां से? फ्रॉम
स्टील टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू जेडपी रिक्वायर्ड। सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद अब यहां पे हम लोग को क्या करना है कि जो लोड था वो हम लोग निकाल दिए। स्टेप लिखते चलोगे बच्चा, सब लिखते चलोगे। टोटल लोड निकाल दिए। अब यहां से कायदे से हम लोग को वेरीफाई करना चाहिए। बेंडिंग में फिर से वेरीफाई कर लो, शियर में फिर से वेरीफाई कर लो, ठीक है। यहां पे जैसे बेंडिंग में तो ये मान लो कि वेरीफाई है, तो एक स्टेप यहां पे हम कट कर रहे हैं। कॉस्ट कटिंग समझता है ना, कॉन्सेप्ट आपका बढ़िया रह जाए इसलिए हम थोड़ा सा यहां पे कॉस्ट कटिंग कर रहे हैं। ये नहीं तो एक स्टेप और यहां पे बढ़ाकर लेकर चलोगे। चलो ऐसा करते हैं, मान के चलते हैं कि अब तुम लोग मजबूत हो गया है, कोई कष्ट नहीं होगा, मतलब अब तुम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो टोटल लोड है वो 60.73 है। तो अब मोमेंट कितना होगा जब सेल्फ वेट इंक्लूड किए विथ सेल्फ वेट ऑफ सेक्शन टोटल फैक्टर्ड लोड कितना आया? टोटल फैक्टर्ड लोड इसका वैल्यू कितना है? तो सर ये टोटल फैक्टर्ड लोड अभी आया था, कैलकुलेटर से भी मिसिंग है, 60.73। कितना है बच्चा? 60.73 किलो न्यूटन पर मीटर। तो मोमेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? WL² 8 तो यहां पे अब जो, क्योंकि W का वैल्यू चेंज हो गया है, 60.73 गुने 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 करना पड़ेगा। तो जैसे यहां पे हम लोग करते हैं 60.73 गुने 25 डिवाइडेड बाई 8, इसका जो वैल्यू आया है वो आया 189.78 किलो न्यूटन मीटर। ये आ गया मोमेंट का वैल्यू। अरे हाँ कि ना, ये मोमेंट का वैल्यू आया। ये मोमेंट का वैल्यू आया WL² 8 और ये हम लोग लेकर चले हैं, ठीक है। अब बीम के ऊपर खुद का भी उसको वजन है वो कैरी करना है। उसका सेल्फ देखता है, मोटा आदमी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो चलने में दिक्कत होता है, तो उसको अपना वजन भी पैरों पे लेके चलना पड़ेगा ना। माथा पे बोझ है वो अलग है, उसका अपना, जैसे हम चल रहे हैं तो हम थक जाते हैं। क्यों थक जाते हैं? क्योंकि हम अपना बाहर खुद ढो रहे हैं। ये समझा चीज़, इस चीज़ को। तो यहाँ पे खुद का भार भी उसको ढोना पड़ेगा अपने से। ये चीज़ क्लियर हो गया। तो अब हम लोग देखते हैं कि क्या जो हम लोग सेक्शन मॉडुलस निकाले हैं वो फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि इतना मोमेंट को रोकने के लिए, ये जो नया वाला मोमेंट आया है, इस मोमेंट को रोकने के लिए कितना ZP का रिक्वायरमेंट है। तो ZP रिक्वायर्ड कैसे निकलेगा? तो M/I और सिग्मा बटे बाई करो, यानी F/1.1 डिवाइडेड बाई, तो इधर से आ जाएगा कितना? ZP जो रिक्वायर्ड होगा इस मोमेंट को रोकने के लिए, कितना रिक्वायरमेंट है बाबू? तो ZP का जो रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कितना आ गया। M/I Z F ये हो जाएगा 1.1 मोमेंट डिवाइडेड बाई F यानी 250 F यानी 1.1 और मोमेंट का वैल्यू है 189.78। जैसे ही मन करे ना कि आप बहुत थक रहे हैं बाबू, तो थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके रेस्ट ले लो, नहीं तो हो जाएगा तुम लोग को दिक्कत। ये इतना आसान नहीं है, पहली बार पढ़ रहा है ना, थोड़ा तो एनर्जी लगाना ना पड़ेगा। एनर्जी निकालो अंदर से, अपने आप को मोटिवेट करो कि सर कुछ करना है। नहीं पढ़ेंगे ना जॉब लगेगा, जॉब नहीं लगेगा, शादी नहीं होगा, शादी नहीं रहेगा, बच्चा लोग चिढ़ाएगा कि इतना बड़ा हो गया अभी तक शादी नहीं हुआ है, जैसे हमको चिढ़ा रहा है। काश हम पढ़ लिए होते। अब तो उम्र हो गया, बूढ़े हो गए हैं, तो अब मान के चलते अब सन्यासी ले लेंगे, ठीक है। तो ZP का जो वैल्यू है वो 835032। अब तुम लोग का टाइम है यंग एंड डायनेमिक, अब हम लोग हो चुके हैं ओल्ड एंड स्टैटिक, ठीक है। वो डेट एक्सपायर्ड हो गया, वैलिडिटी खत्म। अब हम लोग को जो काम करना है, यहीं पढ़ाने का काम करना है। ऑन अ शॉर्ट नोट जोक था, ठीक है, सीरियसली कोई लेगा नहीं, दिल पे नहीं लेगा, आराम से पढ़ाई करो, ठीक है। क्योंकि ये जो ऐसा टॉपिक चल रहा है ना, तो हमको लग रहा है कि तुम लोग को मोटिवेट नहीं करेंगे तो कंबल के अंदर ही तुम लोग सो जाएगा। और बहुत ऐसा होता है कि वीडियो ऑन करने के बाद इतना जो झपकी लगता है, वीडियो के साथ साथ जो हुक रहा है, ठीक है। तो अब
थोड़ा सा जागो, गर्म पानी पी के ठंडा में पढ़ाई करो, और मौसम ठीक आने वाला है। जैसे ही ठंडा खत्म होगा इतना अच्छा मौसम आएगा कि खूब सोने का मन करेगा। सोते रहे सोते रहे सोते रहे। जागना है, खुद को भी जगा के रखो, नॉलेज को भी जगा के रखो। तो जेडपी का यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट जो है वो पर्टिकुलर मोमेंट के लिए फिर से एक नया वैल्यू हम लोग को मिला है। अब ये वैल्यू देखो बाबू ठीक है कि नहीं, यहाँ पे चेक करो जेडपी रिक्वायरमेंट का वैल्यू है वो हम लोग को सूटेबल है कि नहीं। 835 ये वैल्यू आया है जेडपी का। अच्छा, ये जेडपी का रिक्वायरमेंट है। बीम का जेडपी का वैल्यू कितना है बताओ तो। बीम का जेडपी है, यानी जो हम लोग सेक्शन चूज किए हैं, क्या इसका जेडपी उतने से ज्यादा है? इसका जेडपी जो है वो कितना होना चाहिए? जेडई तो हमको पता है, जेडपी नहीं निकाल लेंगे। फॉर पर्टिकुलर सेक्शन जेडपी का वैल्यू जरूर लिखो, जरूर यहाँ पे लिखना। यहाँ पे नहीं लिखा रहेगा था तुम लोग लिखेगा, लिखो जल्दी से कि हम लोग को पता है सर कि जेडपी डिवाइडेड बाय जेडई ये होता है 1.14 सेफ फैक्टर। तो यहाँ से जेडपी का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे 1.14 गुने जेडई, और ऊपर ही तो लिखा हुआ है, यानी 1.14 गुने जेडई 7519 गुने 10 का पावर 3। देखो तो वैल्यू कितना आ रहा है, और ये जो वैल्यू आया है ना वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। मोमेंट रोकने के लिए इतना चाहिए हम लोग को जेडपी, इससे ज़्यादा होना चाहिए, इस वैल्यू से आपको ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं कितना आता है 1.14 गुने 751.9 गुने 10 का पावर 3 857166 mm का पावर 3, ये होना चाहिए जेडपी का वैल्यू। अरे हाँ कि ना तो बोलोगे यस सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीम का जेडपी है 857166, ये जेडपी का वैल्यू है। इस मोमेंट को रोकने के लिए, ये जो मोमेंट, ये लोड जितना मोमेंट क्रिएट करेगा WL²/8, उस मोमेंट को रोकने के लिए, ये मोमेंट को रोकने के लिए, ये जो मोमेंट है इसको रोकने के लिए इतना चाहिए, इतना का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है कि बीम के पास इतना होना चाहिए। क्या इससे ज्यादा है कि नहीं? देखो जो जेडपी जो है वो कितना है हम लोग का, फोर सेक्शन जेडपी का वैल्यू जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, PROVID प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ज्यादा है जेडपी रिक्वायरमेंट से। तो हम लोग क्या है, सेफ हैं, हेंस वी आर सेफ। जेडपी प्रोवाइड कितना कर रहे हैं, तो जेडपी प्रोवाइड कर रहे हैं 857166 mm का पावर 3। इतना बीम के पास ताकत है, और हम लोग का रिक्वायरमेंट कितना है 835032 का। तो जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग सेफ हो गए ऑन अ शॉर्टर नोट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं बाबू। अब हम लोग करते हैं क्या करेंगे, शियर के लिए करेंगे। देखेंगे कि बीम जो है उस शियर में पास होता है कि फेल होता है। अगर पास हो गया तो डिफ्लेक्शन में चेक करेंगे, डिफ्लेक्शन में पास हो गया, खत्म कहानी। बस इतना ही, 2 चीज तो चेक करना है। अरे बच्चा समझा? अब आपको क्या करना है, शियर में चेक करना है, शियर में चेक करना है। उसके बाद किस में चेक करना है, डिफ्लेक्शन में चेक करना है। तो अगला स्टेप है, वो हमको याद नहीं है कौन सा स्टेप है, आप लोग लिख लेना, ठीक है। यहां पे चेक फॉर शियर, चेक फॉर शियर। शियर में है वो हम लोग चेक करेंगे कि बीम जो है वो एडिक्वेट है कि नहीं। शियर में बीम का जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होना चाहिए। क्या बोले बाबू, बीम का जो शियर स्ट्रेंथ यानी ISLB 350 का शियर स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो बीम का शियर स्ट्रेंथ कितना है, अगर हम लोग चेक करें शियर स्ट्रेंथ ऑफ ISLB 350, इसका शियर में मजबूती कितना है, तो सर शियर स्ट्रेंथ जो निकलता है ना वो ऐसे निकलता है F/√3 गुने गामा m0, जिसका वैल्यू 1 इतना होगा। ये किसका वैल्यू है, स्ट्रेस का, गुने थिकनेस ऑफ वेव गुने h, ठीक है। आ रहा है समझ में, ऐसा होगा। अरे हाँ कि ना बोलोगे यस सर, जब पूछेंगे हाँ कि ना तो आपके तुरंत आंसर निकलना चाहिए। ये जो I सेक्शन है, ये I सेक्शन है ना, यही वाला सेक्शन, ये वाला जो पार्ट है, इट इज गोइंग टू टेक शियर, ये शियर में शियर को रोकेगा। तो स्ट्रेस गुने एरिया, तो एरिया कितना होगा H गुने T, H जो है ये पूरा का पूरा हो गया, और TW थिकनेस ऑफ वेव, तो
तो थिकनेस ऑफ वेब कितना है बच्चा, भूल गए, हमको ये सब थोड़े डेटा याद रखता है। तुम लोग को हुआ थिकनेस ऑफ वेब 7.4, 7.4, तो लिख देते हैं यहाँ पे ये थिकनेस जो है वो है 7.4, यानी 250 FY √3 गुने 1.1 गुने 350 गुने 7.4। ठीक है, जल्दी से मल्टीप्लाई करके बताओ तो वैल्यू कितना आ रहा है। तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने पे ये वैल्यू आ रहा है, वो आ रहा है 339849.36 न्यूटन, यानी ये आ जाएगा 339.85 किलो न्यूटन, राउंड ऑफ में लिख दिए। ये जो है ना वो शियर स्ट्रेंथ, शियर में मजबूती को बता रहा है, यानी इसको बोल रहे हैं डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। इसको क्या बोलते हैं, डिजाइन, लिख देते हैं डिजाइन, DSIGN, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। यानी इतना जब डिजाइन करोगे ना तो ये इसका मजबूती है, VD मतलब डिजाइन शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, चलो इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, इसके बाद आगे बता रहे हैं बाबू। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखना चाह रहे हैं कि इस बीम के ऊपर शियर फोर्स कितना आ रहा है, इस बीम के ऊपर शियर फोर्स कितना आ रहा है। देखो ये जो बीम है इसके बाद है कि देखना यहाँ पे शियर, यहाँ पे लिख रहे हैं शियर ड्यू टू लोड, शियर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल लोड के कारण शियर। तो ये रहा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यहाँ पे सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा शियर कहाँ पे आएगा, तो सर मैक्सिमम शियर यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये SFD होगा। अगर इसका लोड है वो W किलो न्यूटन पर मीटर, तो सपोर्ट रिएक्शन आएगा वो RA का वैल्यू WL/2 होगा, और यहाँ पे RB का वैल्यू ये भी WL/2 होगा। तो मैक्सिमम शियर यहाँ पे आता है, मैक्सिमम जो शियर है V का वैल्यू यहाँ पे आएगा WL/2। यहाँ पे शियर फोर्स का 0 है वैल्यू, पॉजिटिव, ये निगेटिव, यहाँ पे भी WL/2 आएगा। तो V का वैल्यू है, शियर फोर्स का वैल्यू, ये WL/2 है, और W के जगह पे कितना 60.73 गुने 5/2, जो भी वैल्यू आएगा किलो न्यूटन में आएगा। देख लेते हैं, लेट मी चेक द वैल्यू ऑफ लोड 73। ठीक है, 60.73 टोटल लोड है, 60.73। देख लेते हैं वैल्यू कितना आता है, 60.73 गुने 5 डिवाइडेड बाय 2। देखो इसके ऊपर जो लोड आ रहा है, लोड के कारण शियर में 825 इतना किलो न्यूटन का फोर्स आ रहा है। ये जो है वो आ रहा है, कौन सा शियर है, तो सर शियर फोर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। ये शियर चाह रहा है कि बीम को तोड़ दे, लोड के कारण शियर ड्यू टू लोड, शियर ड्यू टू लोड। लेकिन मजबूती कितना है, मजबूती है 340 के अराउंड, यानी 339.85, 339, और ये इतना है, तो मजबूती है वो कितना है 339.85 किलो न्यूटन, इतना मजबूत है। इससे ज्यादा लगाओगे तब बीम टूटेगा, लग इतना ही रहा है लोड के कारण, तो बीम जो है वो शियर में सेफ है। बीम यहां पे लिख सकते हैं VD जो है डिजाइन शियर स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन V। अगर लैंग्वेज में लिखो, यहां तक लिख चुके हो तो ऐसे लिख सकते हो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, डिजाइन शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब मजबूती, शियर में मजबूती बीम का ज्यादा है, शियर ड्यू टू लोड, शियर ड्यू टू लोड। हेंस इसीलिए बोल सकते हैं हेंस ISLB 350 इज सेफ, SAFE सेफ इन शियर, शियर में सुरक्षित है, कोई दिक्कत नहीं होगा, मजबूती ज्यादा है। अरे ठीक है, आ रहा है समझ में, जल्दी से पॉज करके नोट करो। अब यहां पे देखते हैं कि लो शियर का केस है कि हाई शियर का केस है। ठीक है, लो शियर हाई शियर वाला चेक करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, ध्यान से समझना क्या बोल रहे हैं। अब यहां पे हम लोग का सेफ हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हाई शियर का केस है कि लो शियर का केस है। तो यहां पे अब नेक्स्ट लिख देते हैं स्टेप में सिलेक्शन ऑफ सेक्शन। ठीक है, अच्छा स्टेप नेक्स्ट है स्टेप 5। स्टेप 5 में क्या कहे थे, चेक द सेक्शन, चेक द सेक्शन इन बेंडिंग। उसके बाद अगला स्टेप जो बताए थे, उसके बाद अगला स्टेप था स्टेप 6, चेक द सेक्शन इन शियर, चेक द
सेक्शन, चेक द सेक्शन इन शियर। हम लोग ये फॉर्मूला ये वाला देखे थे, ठीक है, कि सेक्शन जो है वो शियर में है या नहीं। तो यहाँ पे जो भी आया था शियर स्ट्रेंथ जो है वो ग्रेटर देन होना चाहिए भी से, ये वाला केस आया था। इसको अलग पेज में लिखते चलोगे, ठीक है। इसके बाद देखना, जैसे ही हम लोग यहाँ पे शियर में चेक किए तो दो केस होता है। देखो दो केस होता है शियर में, दो केस होता है। एक होता है हाई शियर और लो शियर। शियर इन बीम, बीम में जो शियर आ रहा है वो हाई शियर है कि लो शियर है। देखो भी का वैल्यू है वो कितना है 151, लेट मी चेक इट, 151, 151, और VD का वैल्यू है वो कितना है 385.8, लेट मी चेक इट, 339.85, 339.85 लिख देते हैं ज़्यादा, 339.85। देखो शियर इन बीम, बीम में जो शियर है वो हाई शियर है कि लो शियर है। दो हो सकता है कि बीम में पहले है लो शियर, क्या बोल रहे बाबू, लो शियर। लो शियर कब होगा लो शियर, इन बीम, इन बीम। और कब होगा हाई शियर, हाई शियर इन बीम, बीम में शियर है वो ज्यादा है कि कम है। देखो सेफ तो होना चाहिए, लेकिन कब होगा लो शियर, कब होगा जब VD जो है 0.6, यानी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो 0.6 कर देने पे, इसका वैल्यू कम कर देने पे भी ये भी से ज्यादा हो, तब इसको बोलते हैं बहुत कम शियर है। जितना शियर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा मजबूती है। और दूसरा क्या हो जाएगा कि 0.6 VD, पहला तो ये है हाई शियर में कंडीशन तो हमेशा ये होना ही चाहिए, मजबूती है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, मजबूती है वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए, शियर में बीम सेफ होना चाहिए। लो शियर का केस कब आएगा, 0.6 VD भी से छोटा हो जाए। यानी मान लो कि अगर VD का वैल्यू पुट करते हो और आगे 0.6 लगा देते हो तो 100 से घटकर 60 हो जाएगा। मान लो कि VD का वैल्यू है बच्चा वो 100 है, तो 0.6 VD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.6 VD का वैल्यू आ जाएगा 60 आ जाएगा। अरे हाँ कि ना, तो बोलना यस सर, आ जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है। तो ये जो है अगर ये केस आया, यानी भी जो है वो ज्यादा है 0.6 VD से, तो ये हाई शियर का केस है। और ऐसा आता है तो ये लो शियर का केस है। अब यहां पे हम लोग चेक करते हैं कि लो शियर आ रहा है कि हाई शियर आ रहा है। जल्दी से इसको नोट करो। तो हेयर वी हैव 0.6 VD, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, तो 0.6 गुने 339.85, इसका वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है, ये 151.825 से ये ज्यादा है कि नहीं, 339.85 गुने 0.6, ये जो वैल्यू है वो आ रहा है 203, बहुत ज्यादा है, 203.9 इतना किलो न्यूटन। मतलब कहने का मतलब है कि जो मजबूती है बीम का उसको कम कर दिए हैं, लगभग 40% कम कर दिए हैं, फिर भी 0.6 VD फिर भी ये ज्यादा है भी से। अरे VD का वैल्यू 0.6 VD का वैल्यू है वो कितना है, ये है 203.9 और V का वैल्यू कितना है 151.825, ये फिर भी ये ज्यादा है। यानी बीम में शियर बहुत कम आ रहा है, शियर जो है वो बहुत कम आ रहा है, मतलब बहुत ज्यादा है। कहां इसका क्षमता 340 आ रहा है, कितना 151, तो इट इज केस ऑफ लो शियर। लिख दे यहां पे, इट इज केस ऑफ लो शियर। बीम में लो शियर आ रहा है, शियर आ रहा है समझ में, यहां तक समझ में आ रहा है, लो शियर आ रहा है। चलो जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो बाबू, हो सकता है कि छूट छाट गया होगा, तो पहले नोट कर लो, ऊपर में ये नोट करो, उसके बाद अब इसको नोट कर लो। पूरा नोट हो चुका होगा, पॉज करके नोट कर लेना। हो गया, यहां तक लिख लिया होगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, स्टेप हमको याद नहीं कि कौन सा स्टेप है। इस स्टेप में हम करेंगे क्या, चेक फॉर सेक्शन इन बेंडिंग। यानी अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सेक्शन है
वो बेंडिंग मोमेंट कितना रोक पाएगा, बेंडिंग मोमेंट वो कितना रोक पाएगा, इसके लिए हम लोग देखेंगे बाबू। तो देखो तुम लोग को बहुत पहले यानी पिछले लेक्चर में आप नोट्स कॉपी देखना, तो आपको हम एक ये चीज पढ़ाए होंगे, कहाँ चला गया, देखो ये बताए थे कि ये बीम का मजबूती बताता है इन केस ऑफ लो शियर इन बीम, यानी 0.6 VD जो है वो बड़ा हो जाए भी से, तो डिजाइन शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन इन बेंडिंग जो होगा, सॉरी स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन इन बेंडिंग मजबूती बीटा बी एफ वाई बटे गामा नॉट और जेड पी, बीटा बी का वैल्यू है वो 1 होगा फॉर द प्लास्टिक सेक्शन। ठीक है, ये यहां से लाए थे फॉर्मूला, आपको लिखा होना चाहिए एम बटे आई एफ बटे बाई, तो एम का वैल्यू ऐसे कुछ आया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला से हम लोग बीम का मजबूती निकालेंगे। ठीक है, बीटा बी एफ वाई गामा एम नॉट जेड पी, और देखेंगे कि क्या ये प्लास्टिक सेक्शन है कि नहीं। चलो आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करने जा रहे हैं, चेक फॉर, कहां गया, अच्छा ये कॉपी में लिखना था, चेक फॉर सेक्शन इन बेंडिंग, जो आई सेक्शन है उसका बेंडिंग में मजबूती कितना है। हम लोग को क्या मिला, हेयर वी हैव 0.6 VD ग्रेटर देन भी, हेंस ये जब मिलेगा तभी आप फॉर्मूला लगा पाओगे कि मजबूती जो होगा वो कितना हो जाएगा, बीटा बी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे एफ वाई बाई गामा एम नॉट गुने एम बाई आई सिग्मा जेड पी। ठीक है, जेड पी ऐसा होगा, सेक्स प्लास्टिक मॉडुलस पता है, और ये वैल्यू जो है वो छोटा होना चाहिए, लेस देन 1.2 जेड ई, और क्या हो जाएगा एफ वाई डिवाइडेड बाई गामा एम नॉट, इससे कम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों जेड ई सॉरी पी लिख दिए हैं, जेड ई होगा यहाँ पे, जेड ई। हम लोग को जेड ई का भी वैल्यू पता है, जेड पी का भी वैल्यू पता है। ये जो है वो बेंडिंग में मजबूती बता रहा है फॉर द सिंपली सपोर्टेड बीम, ये जो है ना फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये तो वैल्यू निकालना है, साथ साथ इसका भी वैल्यू निकालना है, और ये रिलेशन करस्पॉन्डिंग सेटिस्फाई होना चाहिए। जल्दी से इसको पॉज करके नोट कर दो बाबू, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि सेक्शन प्लास्टिक है कि नहीं। तो हम लोग को पता है कि अगर क्या था, थिकनेस ऑफ वेव b बाई टी बी, अगर b बाई टी बी का वैल्यू है वो लेस देन हो जाए 9.4 से, तो ये हो जाएगा प्लास्टिक सेक्शन। तो आई थिंक b का वैल्यू है वो आप देखो कितना आया था, सेक्शन प्लास्टिक है कि नहीं। यहाँ पे आप लोग कहीं पे लिख लेना सेक्शन प्लास्टिक है कि नहीं, यहीं पे कहीं पे लिख लेना जहाँ पे हम लोग लिखे थे ना पूरा डेटा, यहाँ पे डेटा जो आया था b का वैल्यू ये आया यहाँ पे। तो देख लेते हैं b बाई टी एफ का वैल्यू कितना है, ये प्लास्टिक सेक्शन है कि नहीं। तो b बाई टी एफ यहीं पे कहीं पे लिख लेना, टी एफ का वैल्यू कितना होगा, b का वैल्यू है 82.5 और टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितना है 7.4, आई थिंक 7.4 था थिकनेस ऑफ वेव, और थिकनेस ऑफ फ्लेंज लेना यानी 11.4, यहाँ पे थिकनेस ऑफ फ्लेंज लेना टी एफ 11.4। कैलकुलेट करके देखो कि ये 9.4 से कम आ रहा है कि नहीं, 9.4 से कम आएगा तो ये सेक्शन प्लास्टिक होने जा रहा है। 82.5 डिवाइडेड बाई 11.4, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, ये वैल्यू आ रहा है 7.23, तो ये सेक्शन क्या छोटा है तो प्लास्टिक सेक्शन हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट करो तो बाबू, जल्दी से नोट करो, एक बार चेक कर लेना कि ये वैल्यू जो है वो आ रहा है कि नहीं। b बाई टी एफ थिकनेस ऑफ फ्लेंज 7.32 यानी क्या हो गया, सेक्शन जो है वो हो गया, हेंस सेक्शन इज प्लास्टिक। ये कैसा सेक्शन है, प्लास्टिक। तो जब सेक्शन प्लास्टिक होगा तो जेड बीटा बी का वैल्यू 1 हो जाएगा, बीटा बी का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलो यहाँ पे आ गए हम लोग, तो फॉर प्लास्टिक सेक्शन बीटा बी का वैल्यू आ गया, यहाँ पे एम डी का वैल्यू देखते हैं कितना होगा, बीटा वैल्यू का वैल्यू 1 हो जाएगा बीटा बी फॉर प्लास्टिक सेक्शन। एफ वाई कितना है 250 1.1। अब जेड पी का वैल्यू सेक्शन जेड पी का वैल्यू कितना है देख लेते हैं, ये याद नहीं है, बार बार जाना पड़ता है बाबू, क्या कर सकते हो। जेड पी जो है 85 71 66 है, 85 71 66 लिखा होगा यहाँ पे,
कितना है जेडपी का वैल्यू, यहाँ देख लो, जेडपी है 85, 71, 66, लिख देते हैं 85, 71, 66 और प्लस जेडी का वैल्यू कितना है 75, 51, 9 गुने 10 का पावर 3, ये देख लेंगे। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू हम लोग को यूज़ करना है। यहाँ पे हमको याद नहीं रहता है तो उसको लेके चलें। देखो जेडपी का वैल्यू था, वो था 875166। अब ये जो भी वैल्यू आएगा ना, उस वैल्यू से छोटा होगा, तब हम लोग को मान के चलना है कि हम लोग सही दिशा में बढ़ रहे हैं। तो इसका वैल्यू तो देखेंगे, साथ साथ में देखो तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है। इसका वैल्यू हम लोग साइड में निकालते हैं, 1.2 गुने 7519 गुने 10 का पावर 3 गुने 250 गुने 250 डिवाइडेड बाई 1.1। दोनों का वैल्यू निकालो। एमडी का फॉर्मूला ये है, लेकिन उससे कम होना चाहिए। तो देख लेते हैं कितना आता है वैल्यू, 66 गुने 250 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट हम वैल्यू कैलकुलेट करके लिख दिए। यहाँ पे जब आप करोगे तो इसका वैल्यू आ रहा है 194.81 इंटू 10⁶ न्यूटन mm। तो इसको कन्वर्ट कर दिए तो ये वैल्यू आया, बस ये लिख दिए यहाँ पे। और न्यूटन यहाँ पे किलो न्यूटन मीटर में कर दिए, आपको 10⁶ के टर्म में आएगा। अब समझ में आ रहा है कि कोई टीचर पहले स्टील क्यों नहीं पढ़ाया। जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, जहाँ भी देखना, सबसे पहले आरसीसी पढ़ाया गया होगा। आरसीसी पढ़ाना आसान है। देखो स्टूडेंट के लिए दोनों इक्वल है, आरसीसी और स्टील जो है वो दोनों इक्वल सब्जेक्ट है। लेकिन एक टीचर के पर्सपेक्ट से देखो तो आरसीसी बताना आसान है। जब हम आरसीसी पढ़ाएंगे तो वो 35 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, 35 डेज में पूरा आरसीसी कंप्लीट कर देंगे। लेकिन 2 यूनिट पढ़ाने में स्टील में हमको 35 से 40 दिन का समय लग गया है। तो ये इसमें एनर्जी बहुत लगता है, एक टीचर को बहुत ज़्यादा एनर्जी झोंकना पड़ता है। स्टूडेंट को तो समझ में आया तो ये भी समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो आरसीसी भी समझ में नहीं आएगा। पढ़ने वाले लोगों के लिए तो दोनों इक्वल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया कंडीशन कि इसका वैल्यू जो है वो 205 आ रहा है और इसका वैल्यू है वो 194 आ रहा है। अरे हाँ कि ना, चलो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। देखो बाबू, यहाँ पे अगर हम लोग निकालते हैं मोमेंट ड्यू टू लोड था, वो कितना था 189 पॉइंट समथिंग आया था। कितना आया था मोमेंट का वैल्यू? लोड के कारण जो मोमेंट आया था वो हम लोग यहाँ पे निकालें, और इसका जो वैल्यू है मोमेंट का 189.78 189.78। तो लोड के कारण जो मोमेंट है वो 189.78 है, ये लोड के कारण। तो डिजाइन लोड है, डिजाइन लोड वो ज्यादा है, ग्रेटर है 189 से, तो ये ज्यादा है, यानी बीम का क्षमता है कि इतना मोमेंट को रोक लेगा। तो डिजाइन लोड सॉरी डिजाइन मोमेंट, लेट मी करेक्ट इट, डिजाइन मोमेंट जो है यानी मोमेंट कैपेसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ बीम इन मोमेंट, यानी मोमेंट कैपेसिटी ऑफ सेक्शन इज ग्रेटर देन फैक्टर्ड, या बोल सकते हो अप्लाइड मोमेंट, इसलिए हम लोग सेफ हैं, हेंस बी सेफ, हेंस इट इज सेफ। ठीक है, अब हम लोग को लास्ट एक काम करना है, और वो काम क्या है? चेक फॉर डिफ्लेक्शन। चलो जल्दी से आ जाओ बाबू, चेक फॉर डिफ्लेक्शन पे हम लोग बढ़ रहे हैं। चेक फॉर डिफ्लेक्शन, बीम का डिफ्लेक्शन कितना होगा? देखो डिफ्लेक्शन जो है ना वो एक सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है। डिफ्लेक्शन जो है वो क्या? सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया है। लिखना यहां पे चेक फॉर डिफ्लेक्शन, चेक, अगला लास्ट स्टेप चेक फॉर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो लिमिटेड, या बोल सकते लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन। लिमिट ऑफ डिफ्लेक्शन क्या होता है? स्पैन बटे 300। मान लेते हैं कि ये इट इज नॉट ससेप्टेबल टू क्रैक। ठीक है, ये इसमें क्रैक नहीं आने जा रहा है, तो स्पैन का वैल्यू कितना है? 5000 मिलीमीटर
डिवाइडेड बाई 300, 1020, 50/3, ये वैल्यू आ रहा है 16.66 mm। यानी बीम में जो डिफ्लेक्शन होगा, बीम में जो डिफ्लेक्शन है वो 16.5 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी बीम में जो डिफ्लेक्शन आएगा, ये जो डिफ्लेक्शन होगा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, ये किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 16.66 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, से शुड नॉट बी ग्रेटर देन 16.66 mm। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि कितना डिफ्लेक्शन आएगा ड्यू टू लोड, लोड के कारण कितना डिफ्लेक्शन आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड, डिफ्लेक्शन ड्यू टू लोड। देखो ये सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया है ना, तो लोड का जो वैल्यू है, ये जितना लोड लग रहा है उतना ही, तो लोड 1 गुने 40 किलो न्यूटन पर मीटर हो जाएगा। जो हम लोग कोलैप्स में लेते हैं वो 1.5 लेते हैं। फॉर सर्विसबिलिटी लिख देते हैं, फॉर सर्विसबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर सर्विसबिलिटी जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो 1 हो जाता है। और फॉर कोलैप्स जब बीम बेंडिंग में होगा, शियर में होगा, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 हो जाता है। तो यहां पे आपको एक ही लिखना पड़ेगा। तो बाई का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5/384 गुने WL का पावर 4 डिवाइडेड बाई WL का पावर 4 डिवाइडेड बाई EI। ठीक है, तो यहां से 5 डिवाइडेड बाई 384 गुने W का वैल्यू कितना है? 40। अच्छा, 40 किलो न्यूटन पर मीटर है, तो ऐसे लिख दे 40 गुने 10 का पावर 3 न्यूटन डिवाइडेड बाई 1000 मिलीमीटर, ऐसा। फिर यहां से कैंसिल आउट होकर इसका वैल्यू कितना आ गया? 40 न्यूटन पर mm, 40 न्यूटन पर mm ऐसे भी लिख सकते हो। तो 40 न्यूटन पर mm गुने 5000 मिलीमीटर का पावर 4 डिवाइडेड बाई आई का वैल्यू देखो कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, लेट मी राइट इट, बस एक बार देख के हमको लिखने दो। आई का वैल्यू हम लोग लिखे थे 1315.8.3, 1315.8.3, 1315.8.3 गुने 10 का पावर 4 गुने 10 का पावर 4, ये हो गया आई का वैल्यू। और ई का वैल्यू कितना होता है? तो 2.1 इंटू 10⁵। ई का वैल्यू कितना होता है स्टील के लिए? 2.1 गुने 10 का पावर 5। यहां से देखो तो वैल्यू कितना आ रहा है, लेट मी चेक इट। ठीक है, जल्दी से निकालो तो। ठीक है, तो यहां पे देख लेना इसका वैल्यू जो है डिफ्लेक्शन का वो अराउंड 12 आएगा, लगभग 12 mm के आसपास आ रहा है। और इसको थोड़ा सा लोड को सुधार लेना, ये 40 दशमलव कितना हो जाएगा लोड जो है 40 दशमलव, क्योंकि सेल्फ वेट है वो भी ऐड कर दोगे, 0.48 जो है वो भी आपको ऐड करना पड़ेगा, यू हैव टू ऐड इट 485, इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 40.485 इस लोड के कारण, यानी 40.485 कर देना। यहां पे इतना डिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी लोड के कारण इतना डिफ्लेक्शन है, जो कि लेस देन है लिमिटिंग से। लिमिटिंग डिफ्लेक्शन जो है वो ज़्यादा है, यानी एलोवेबल डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। यानी बीम में देखो, बीम में डिफ्लेक्शन 16.66 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे हम लोग का डिफ्लेक्शन लोड के कारण 12 mm आ रहा है लगभग, देख लेना कैलकुलेट करके। तो हम लोग का बीम है वो सेफ है, इट इज़ सेफ इन डिफ्लेक्शन। हम लोग लिख देते हैं सेफ इन डिफ्लेक्शन, सेफ इन डिफ्लेक्शन। तो कुछ और न्यूमेरिकल करवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे, तभी जाके ये पूरा का पूरा हो जाएगा। कुछ होमवर्क दे देंगे अगले क्लास में, कैंटिलीवर का क्वेश्चन, सिंपली सपोर्टेड बीम का क्वेश्चन करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन।